अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा सेकंड लेक्चर है सऊदी अरामको वर्क परमिट रिसीवर के जो ओल्ड एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उस पे आज हमारा सेकंड लेक्चर है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इससे इंशाल्लाह मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाता रहूँगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, ए डैश शुड बी यूज्ड फॉर द इरेक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग, कि अगर हमने स्कैफोल्डिंग लगानी है तो उसके लिए हमें कौन सा परमिट चाहिए। स्कैफोल्डिंग कहते हैं एनी प्लेटफॉर्म विच इज़ बिल्ड फॉर वर्किंग एट हाइट। कोई भी जो हम टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाते हैं हाइट पे काम करने के लिए उसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सो स्कैफोल्डिंग लगानी हमें कौन सा परमिट चाहिए? कोल्ड वर्क परमिट, क्योंकि स्कैफोल्डिंग लगाने में कोई टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं है। सो जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व ना हो वहाँ पे हम कोल्ड वर्क परमिट लेते हैं, और जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे हम हॉट वर्क परमिट लेते हैं। फिर सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट आर दी होल टैग्स यूज्ड फॉर। लोटो में जो टैग होता है, जिस तरह लोटो स्टैंड फॉर लॉक आउट, टैग आउट। लोटो जो होता है हम डेंजरस मशीनरीज पे अप्लाई करते हैं ताकि हम प्रॉपरली काम कर सकें और पीछे से कोई बंदा उस मशीनरी को स्टार्ट ना कर दे जब तक हमारा मेंटेनेंस का काम कंप्लीट ना हो जाए। तो वो जो लोटो होता है उसमें एक लॉक होता है और एक टैग होता है। सो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि वो जो टैग है उसको लगाने का मकसद क्या है। उसको लगाने का मकसद ये है टू एक्सप्लेन रीजंस फॉर लॉकिंग आउट इक्विपमेंट, कि कोई भी इक्विपमेंट है, कोई भी मशीनरी है, उसको हमने लॉक क्यों किया हुआ है, उसकी रीज़न एक्सप्लेन करने के लिए हम टैग लगाते हैं लोटो में। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है थर्ड एमसीक्यूज, हु इज़ जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट एट द वर्क साइट। जॉइंटली कौन बंदा जिम्मेदार होता है लोगों की सेफ्टी के लिए, इक्विपमेंट की सेफ्टी के लिए साइट पे। सो इसका आंसर है इशूअर एंड रिसीवर। इशूअर कहते हैं जो परमिट इशू करता है, रिसीवर कहते हैं जो परमिट रिसीव करता है काम को स्टार्ट करवाने के लिए। सो जो मेन जिम्मेदारी है इन दो लोगों की है। वैसे सबकी जिम्मेदारी है कि सारे बंदे सेफली काम करें, बट जो मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? इशूअर और रिसीवर पे, जो परमिट इशू कर रहा है और जो परमिट रिसीव कर रहा है काम स्टार्ट करवाने के लिए। फिर हमारे पास है, ए वर्क परमिट मे बी एक्सटेंडेड फॉर वन एडिशनल ऑपरेशन शिफ्ट इफ। सो जो सऊदी अरामको में परमिट इशू किया जाता है वो वन शिफ्ट के लिए इशू किया जाता है। सो वन शिफ्ट जो है वो 12 घंटे की भी होती है, 8 घंटे की भी होती है। तो सऊदी अरामको में मोस्टली जो परमिट है वो वन शिफ्ट के लिए इशू किया जाता है, मीन्स के 12 घंटे के लिए, मोस्टली 12 घंटे की ही शिफ्ट होती है। सो अगर हमारा वन शिफ्ट में काम कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हम क्या कर सकते हैं, सेकंड शिफ्ट जो आएगी उसके थ्रू हम परमिट को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो वो क्या तरीकाकार है, इसका आंसर क्या है फिर, द न्यू ऑन कमिंग इशूअर एंड रिसीवर एग्री ऑन कंडीशन एंड साइन द परमिट टू एक्सटेंड इट। फिर जो नेक्स्ट शिफ्ट में इशूअर और रिसीवर आएंगे वो वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन करेंगे, अगर कंडीशन जो है वो परमिट के साथ एग्री करती हुई, ठीक है, बिल्कुल सेफ होंगी कंडीशन, तो फिर वो परमिट को एक्सटेंड कर देंगे, परमिट के ऊपर साइन कर देंगे, फिर परमिट हो जाएगा एक्सटेंडेड। सो इसका आंसर है ए पॉट। फिर हमारे पास है, व्हेन कैन एन इलेक्ट्रिशियन यूज अ वेल्डर वर्क परमिट। इलेक्ट्रिशियन जो है वो कब वेल्डर का परमिट यूज़ कर सकता है। सो यहाँ पे हमारी कॉमन सेंस काम करनी चाहिए कि इलेक्ट्रिशियन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, वेल्डर जो है वेल्डिंग का काम करेगा, दोनों के काम अलग अलग हैं। सो इलेक्ट्रिशियन कभी भी वेल्डर का वर्क परमिट कभी भी नहीं ले सकता, ठीक है। सो इसका आंसर है नेवर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ फॉलोइंग आंसर बेस्ट डिस्क्राइब्स अ वर्क परमिट रिसीवर। तो इन ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट आंसर है जो वर्क परमिट रिसीवर को डिस्क्राइब कर रहा है? तो इसका आंसर है डी। वर्क परमिट रिसीवर को हम क्राफ्ट्समैन भी कहते हैं और अदर हु हैव बीन सर्टिफाइड टू रिसीव वर्क परमिट। इसे क्राफ्ट्समैन भी कहते हैं और इसे सर्टिफाइड रिसीवर भी कहते हैं, जो परमिट को रिसीव कर सकता है काम स्टार्ट करवाने के लिए। फिर है हमारे पास, टॉक्सिक फ्लेमेबल गैस कुड बी फाउंड इन। जो टॉक्सिक फ्लेमेबल गैसेज हैं जिनको आग लग सकती है वो कहाँ पे फाउंड होती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? सो इसका ऑप्शन है ए, एक्सकवेशंस में। एक्सकवेशन कहते हैं एनी मैन मेड कट ट्रेंच और कैविटी फॉर्म्ड बाय अर्थ रिमूवल। कोई भी हम जो कैविटी बनाते हैं, कोई भी ट्रेंच बनाते हैं अर्थ को रिमूव करके, उसे हम एक्सकवेशन कहते हैं। जिस तरह अगर हमने पाइपलाइन बिछानी है नीचे ज़मीन में तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सकवेशन करेंगे, या कोई और हमने कंस्ट्रक्शन काम करवाना है उसके लिए एक्सकवेशन की जाती है।
तो जब हम एक्सकवेशन करते हैं वहाँ पे नीचे से टॉक्सिक गैसेस निकल सकती हैं। तो इसका आंसर है ए। फिर हमारे पास है एनी वर्क दैट डिवेल्प्स हीट और प्रोवाइड एन इग्निशन सोर्स इन रिस्ट्रिक्टेड एरियाज रिक्वायर्स व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट। मीन्स कि रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में अगर इग्निशन सोर्स और टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ पे हमने कौन सा वर्क परमिट लेना है। तो वहाँ पे हमने हॉट वर्क परमिट लेना है। जहाँ पे भी टेम्परेचर इन्वॉल्व हो जाए तो वहाँ पे हमेशा हमने हॉट वर्क परमिट लेना है। जिस तरह वेल्डिंग करवा रहे हैं, कटिंग करवा रहे हैं, ग्राइंडिंग करवा रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में हॉट वर्क परमिट हम लेते हैं। जहाँ पे टेम्परेचर इन्वॉल्व नहीं होता वहाँ पे हम कोल्ड वर्क परमिट लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है विंड डायरेक्शन मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन अ परमिट इज इशूड बिकॉज कि जब भी हमने परमिट इशू करना होता है तो हम विंड डायरेक्शन को क्यों कंसीडर करते हैं। इसलिए करते हैं फ्लेमेबल गैसेज में बी बिलोंग टूवर्ड्स एन इग्निशन सोर्स। हो सकता है जहाँ पे इग्निशन सोर्स हो, जहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, कटिंग हो रही है, ग्राइंडिंग हो रही है, उसकी तरफ फ्लेमेबल गैसेज ना चली जाए, क्योंकि जिस साइड पे विंड डायरेक्शन होगी फ्लेमेबल गैसेज भी उस साइड पे जाएंगी। सो इसलिए हम विंड डायरेक्शन को लाजमी कंसीडर करते हैं ताकि फ्लेमेबल गैसेज जो हैं वो इग्निशन सोर्स की तरफ ना जाएं, क्योंकि इग्निशन सोर्स की तरफ फ्लेमेबल गैसेज जाएंगी तो वहाँ पे फायर लग जाएगी, तो वहाँ पे कोई भी डेंजरस जो है इवेंट वो हो सकता है। सो इसलिए हम कंसिडर करते हैं। फिर हमारे पास है वर्कर मस्ट वेयर ब्रीथिंग अपरेटस इफ हाइड्रोजन सल्फाइड रीडिंग इज। जो वर्कर्स हैं उन्होंने ब्रीथिंग अपरेटस कब पहनना है, कितनी हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसनट्रेशन हो, रीडिंग हो। तो इसका आंसर है मोर देन 10 ppm। तो जो हमें हाइड्रोजन सल्फाइड की लिमिट अलो होती है वो है 10 ppm। अगर 10 ppm से ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड की वर्क प्लेस पे तो हमने लाजमी ब्रीथिंग अपरेटस डालना है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास ए वर्कमैन इज परमिटेड टू एंटर एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन विदाउट वेयरिंग ब्रीथिंग अपरेटस। कि अगर हमने किसी भी एटमॉस्फेयर में काम करना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी लिमिट होनी चाहिए। जिस तरह कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो ब्रीथिंग अपरेटस के बगैर कितनी ऑक्सीजन लिमिट वहाँ पे होनी चाहिए जिसके थ्रू हम काम प्रॉपरली सेफली कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 21%। 21% ऑक्सीजन होगी तो हमने काम करना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ए मेजर रीज़न फॉर कंडक्टिंग जॉइंट साइट इंस्पेक्शन इज। कि जो रिसीवर और इशूअर जो हैं वो जॉइंट साइट इंस्पेक्शन कंडक्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं, उसकी रीज़न क्या है। इसका आंसर है बी आइडेंटिफाई हैजर्ड्स एंड डिटरमाइन प्रिकॉशंस। ताकि वो हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके रिगार्डिंग प्रिकॉशंस को सजेस्ट कर सकें ताकि सेफली वहाँ पे काम हो सके। फिर हमारे पास है डज द रिसीवर हैव टू फिल इन एंड अटैच अ होल टैग व्हेन आर लॉकिंग आउट इक्विपमेंट। जब भी कोई इक्विपमेंट होती है, डेंजरस मशीनरी होती है, उसको हमने प्रॉपरली शट ऑफ करना होता है, उस पर हम लोटो अप्लाई करते हैं, लॉक आउट टैग आउट। तो वो जो टैग होता है उसको फिल करना रिसीवर की जिम्मेदारी है या नहीं है। तो वो रिसीवर की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसकी जिम्मेदारी है, इशूअर की जिम्मेदारी है कि वो लॉक लगाए और जो टैग है उसको फिल करे। तो इसका आंसर है ए नो ओनली द इशूअर इज अलाउड टू लॉक आउट इक्विपमेंट। सिर्फ इशूअर को इजाज़त होती है कि वो इक्विपमेंट को लॉक करे और टैग लगाए और टैग को फिल करे। फिर हमारे पास है द इशूअर विल इशू द वर्क परमिट आफ्टर ही और हिज डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव हैज़। जो इशूअर है वो परमिट कब इशू करेगा, जब वो और उसका जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है मीन्स के रिसीवर है वो क्या काम कर लें, जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। जब जॉइंट साइट इंस्पेक्शन होगी वो कंडक्ट होगी उसके बाद ही परमिट को इशू किया जाता है, क्योंकि जॉइंट साइट इंस्पेक्शन के ज़रिए हम चेक करते हैं कि जो हैजर्ड्स हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल किए गए हैं या नहीं किए गए। अगर कंट्रोल किए गए हों फिर हम नीचे साइन कर देते हैं, जो इशूअर होता है और रिसीवर होता है उसके नीचे सिग्नेचर होते हैं, फिर काम स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर है कंडक्टेड अ जॉइंट साइट इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के बगैर हम परमिट को इशू नहीं कर सकते। फिर हमारे पास है व्हेन रिक्वायर्ड टू इंश्योर जॉब साइट सेफ्टी एडिशनल प्रिकॉशन शुड बी लिस्टेड इन दिस सेक्शन ऑफ वर्क परमिट। तो जो वर्क परमिट होता है उसके मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। तो अगर हमने कोई काम जो है उसकी सेफ्टी को इंक्रीज़ करना है तो हमने एडिशनल प्रिकॉशन देनी है। तो वो जो एडिशनल प्रिकॉशंस हैं वो हम किस सेक्शन में लिखेंगे परमिट के। तो इसका आंसर है एडिशनल प्रिकॉशन। एडिशनल प्रिकॉशंस का एक सेक्शन होता है परमिट पे, वहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि एडिशनल प्रिकॉशंस हमें ये चाहिए काम को सेफली करवाने के लिए। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है व्हाट इज़ नंबर 1 काज ऑफ कन्फाइंड स्पेस डेथ्स। कि जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें जो मोस्टली अमवात होती हैं वो किस वजह से होती हैं।
उसकी नंबर 1 रीज़न क्या है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग। तो सबसे पहले कन्फाइंड स्पेस का आपको पता होना चाहिए। कन्फाइंड स्पेस कहते हैं कोई भी तंग जगह जो हमारे लिए डिज़ाइन नहीं की गई, जहाँ पे हम ज़्यादा देर तक रह सकें, जहाँ पे वेंटिलेशन का मसला हो, ऑक्सीजन की कमी हो, अंदर आने का रास्ता, बाहर जाने का रास्ता तंग हो। बहुत सारी जगह होती हैं इंडस्ट्री में जिन्हें हम कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करते हैं, जिस तरह डिस्टिलेशन कॉलम्स होते हैं, रिएक्टर्स होते हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, स्टोरेज वेसल्स होती हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, उन्हें हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। तो कन्फाइंड स्पेस में जो मेन रीज़न है जिसकी वजह से लोग मरते हैं वो है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड होगी कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो उससे लोगों की डेथ्स होती हैं, क्योंकि वो बंद जगह होती है, वहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड अगर अकामुलेट हो जाए, वहाँ पे जमा हो जाए, तो वो हैवियर देन एयर होती है, वो नीचे बैठ जाती है। तो अगर किसी बंदे के अंदर 1000 ppm 1000 ppm किसी बंदे के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड के चले जाएं तो बंदे की मौके पे ही डेथ हो जाती है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड पॉइजनिंग। फिर हमारे पास है व्हाट टाइप ऑफ वर्क परमिट इज रिक्वायर्ड फॉर वर्कर टू एंटर एन एक्सकवेशन विच इज़ ग्रेटर देन 4 फीट डीप। तो ये बात हमेशा आपने याद रखनी है, जब भी एक्सकवेशन की डेप्थ जो है वो 4 फीट से ज़्यादा हो जाए तो वो कन्फाइंड स्पेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पे हमने कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना है। तो इसका आंसर है कन्फाइंड स्पेस एंट्री। फिर हमारे पास इफ़ यू आर वर्किंग ऑन जॉब एंड स्मेल गैस यू शुड, मतलब अगर किसी जॉब पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई गैस है, जिस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अमोनिया है, वो अगर आपने स्मेल कर लिया तो आपने क्या एक्शन लेना है, आपने क्या करना है? तो इसका आंसर है ए स्टॉप वर्क। आपने जो काम कर रहे हैं वो स्टॉप कर देना है। गेट आउट ऑफ द एरिया एंड नोटिफाई द इशूअर, उस एरिया से बाहर आ जाना है और अपने इशूअर को नोटिफाई कर देना है, उसको बता देना है कि ये यहाँ पे मसला है। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास व्हेन अ वेल्डर एंड इलेक्ट्रिशियन वर्क ऑन द सेम सिस्टम और इक्विपमेंट। इसका आंसर है ईच क्राफ्ट मस्ट हैव इट्स ओन परमिट। जब भी किसी इक्विपमेंट पे अगर वेल्डर ने काम करना है या इलेक्ट्रिशियन ने काम करना है तो उन्होंने क्या करना है, हर एक ने अपना परमिट लेना है। इलेक्ट्रिशियन ने अपना परमिट लेना है और वेल्डर ने अपना परमिट लेना है, ठीक है, इसका आंसर है ए। फिर नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास द रिसीवर नॉर्मली रिसीव्स अ वर्क परमिट फ्रॉम। जो रिसीवर होता है वो काम स्टार्ट करवाने के लिए जो परमिट रिसीव करता है वो किससे करता है? इशूअर से। इशूअर को हम सर्टिफाइड ऑपरेशन सुपरवाइजर भी कहते हैं। तो इसका आंसर है डी। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। तो किसी भी चीज़ की अगर आपको समझ नहीं आई आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह सऊदी अरामको के जो वर्क परमिट रिसीवर के जो फर्स्ट एग्जाम्स हो चुके हैं उसके रिलेटेड इंशाल्लाह हर वीक में 1 या 2 वीडियोस मेरी इंशाल्लाह आती रहेंगी। So kindly dear students, support me by subscribing my YouTube channel and press the bell icon ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।